कल हम लोग बात कर रहे थे आपका दोष मुक्ति की दशा में अपील, एक्विटल से अपील। तो हमने कहा था कि एक्विटल से अपील, जब दोष मुक्ति की दशा में अपील की जाएगी तो कानून की स्थिति बेहद सख्त है। दोष सिद्धि से अपील हो, यह कानून की मंशा है, लेकिन दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील न हो, यह कानून की मंशा है। ना हो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि कानून ये चाहता है दोष मुक्ति गलत भी है तो कानून तो अपील न हो, लेकिन कानून दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील की दशा में बेहद सख्त है। दोष सिद्धि अगर आपकी हुई है तो आपको बिना किसी की परमिशन के अपील प्रस्तुत करने का हक है, और वो 374 या 413 मेरा ख्याल 413 में आपको दे दिया गया था। लेकिन दोष मुक्ति जब हुई है तो हमने कल कहा था कि चूंकि शुरुआत में व्यक्ति निर्दोष है, इस प्रकार की उपधारणा काम कर रही थी, और जब उसकी दोष मुक्ति हुई तो इस उपधारणा को और बल मिला है कि वो निर्दोष है, और व्यक्ति स्वयं को निर्दोष कह रहा था जिस दिन विचारण प्रारंभ हुआ था। क्योंकि अगर दोषी कह रहा होता तो दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि यह हो सकती थी, तब हो सकता है विचारण चला ही ना होता, और अगर चला भी होता तो अभिलेख पर कम से कम उसकी संस्वीकृति होनी तो चाहिए। ये ठीक है कि जब हम लोगों ने विचारण पढ़े थे तब बात निकल रही थी कि अगर अभियुक्त अपने दोष की संस्वीकृति करता है तो भी अदालत को मैंडेटरी ये स्थिति नहीं दी गई है कानून में कि उस दशा में अभियुक्त की दोष सिद्धि उसकी संस्वीकृति के आधार पर कर ही दी जाए, ऐसी दशा नहीं है। तब भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, और हम लोगों ने देखा था जब हम लोग ट्रायल पढ़ रहे थे कि माननीय उच्चतम न्यायालय तक के विचार थे कि भले ही उसने संस्वीकृति की है लेकिन फिर भी उसकी संस्वीकृति के अन्यथा जो साक्ष्य पत्रावली पर है उसके आधार पर उसकी दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति का निर्णय ये किया जाए। और उन दशाओं में जहां उसने संस्वीकृति भी नहीं की, उसने विचारण की मांग की यह कहते हुए कि वो निर्दोष है, और विचारण का अंतिम परिणाम यह आया कि उसी की बात प्रमाणित हुई, दोष सिद्ध नहीं किया गया, वो दोष मुक्त हो गया। तो उसके पक्ष में अब दोहरी बात है, अर्थात एक तो उसका कथन है उसके पक्ष में कि वो निर्दोष है, और दूसरा न्यायालय की राय वो भी उसी के पक्ष में कि वो निर्दोष है। तो जब दोनों बातें उसके पक्ष में हो गई तो दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील हल्के में प्रस्तुत नहीं होनी चाहिए, और इस नियम को कि अभियुक्त के दोष मुक्त होने की दशा में सामान्य तरीके से जैसे दोष सिद्धि से अपीलें आती हैं ऐसे दोष मुक्ति से अपीलें नहीं आनी चाहिए, इस बात को ग्राउंड रियलिटी के तौर पर बीएनएसएस में शामिल किया गया है, और इसका सबूत उन सेक्शंस में मिलता है जिन सेक्शंस में दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील का हक दिया गया है, और वो हक 372 जो अब कितना कहलाता है
पिछला शायद हम गलत बोल गए। 374 का सेक्शन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, 374 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन आपका कितना था? 415, ठीक है, और 372 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन 413 है। तो वो जो हक दिया गया वो कहां? पहले 2009 में पीड़ित को दिया, और उसको देने के अलग ढंग के कारण हैं, उन पर हम लोगों ने बात की थी कि चूंकि राज्य अपने उत्तरदायित्व का ठीक प्रकार से पालन कई बार नहीं करता है विभिन्न कारणों से, जिसके कारण पीड़ित को भी हक दिया गया, लेकिन दोष मुक्ति उसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का जो हक मिला पीड़ित को, वो वहां 3 ही प्रकार का, ठीक है, हक मिला है अपील प्रस्तुत करने का। उनमें से एक दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील, दूसरा इनएडिकेट कंपनसेशन, और तीसरा छोटे अपराध के लिए दोष सिद्धि उस दशा में मिला। स्टेट इसे दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का विस्तृत और प्रभावी अधिकार ये मिला है, लेकिन स्टेट अपने आप में एक ऐसी बॉडी है जो सामान्यतः निष्पक्ष रहकर काम करती है। आप स्टेट के बारे में कोई धारणा रखें, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि स्टेट जब काम करेगी, वो करे ही ना वो अलग बात, ठीक है, वो करेंगे ही नहीं। आपका जो अनुभव है वो स्टेट के काम न करने का अनुभव है, वो काम करेंगे ही नहीं, और काम करने के आपसे रिश्वत, पैसा, 20 चीजें मांगेंगे। लेकिन जब काम करेंगे तो करेंगे निष्पक्ष ढंग से, उस काम में वाकई कोई पक्षपात होता ही नहीं, क्यों अल्टीमेटली स्टेट जो काम करेगी वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से करेगी, और उनके कर्मचारी जो होंगे वे स्टेट के कर्मचारी होंगे। और आप सोचो कि स्टेट के कर्मचारी होने के लिए तो तुम एड़ियां रगड़ रहे हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए ही तो तुम एड़ियां रगड़ रहे, तो तुम अपनी नौकरी कैसे खतरे में डाल दोगे? ठीक है, इसलिए स्टेट जब काम करती है तो वाकई निष्पक्ष ही काम करती है, वो करेंगे ही नहीं, और जब करेंगे ही नहीं तो बात ही खत्म है। लेकिन जब करेंगे तो निष्पक्ष ढंग से करेंगे। इसलिए और स्टेट को भी लोअर लेवल पर दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का हक नहीं दिया, जहां मामले बेहद छोटे हैं। मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्धि की, मजिस्ट्रेट ने दोष मुक्ति की, मामला कहता है संज्ञेय और अजमानती है, यानी अपराध गंभीर है, और दोष मुक्ति किसके द्वारा की गई है? मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो 419 में हम लोगों ने देखा था कि जिला मजिस्ट्रेट वो लोक अभियोजक को ये निर्देश दे सकता था कि दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाए, लेकिन 419 कह रहा था कि उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, और उपधारा 3 और 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। और उपधारा 3 तक हम लोग गए थे, वहां स्थिति क्या आ रही थी कि प्रत्येक ऐसी अपील जो दोष मुक्ति के विरुद्ध है और उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जानी है, वो उच्च न्यायालय की अनुमति से ही होगी, अन्यथा नहीं। और जब 419 का सबसेक्शन 1 हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां 2 खंड हो गए थे, ए और बी। और ए में यह लिखा था कि अगर दोष मुक्ति मजिस्ट्रेट ने की है और मामला कैसा है? संज्ञेय और अजमानती, तो जिला मजिस्ट्रेट, इसका मतलब विधि सजग है दोनों बातों के प्रति,
वो इस बात के प्रति भी सजग है कि अभियुक्त को अननेसेसरी परेशान नहीं होना चाहिए, और वो इस बात के प्रति भी सजग है कि दांडिक मामले यूं ही नहीं छूटने चाहिए। अगर वाकई दोष मुक्ति गलत है तो फिर अपील आनी चाहिए, क्योंकि संज्ञेय और अजमानती मामला है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने की है, तो फिर जिला मजिस्ट्रेट इसे इंपावर्ड कर दिया। और जिला मजिस्ट्रेट भी छोटा अधिकारी नहीं है, वो जिले का सर्वोच्च कार्यपालक अधिकारी है, और चूंकि वो सर्वोच्च कार्यपालक अधिकारी है तो उसे इंपावर्ड किया कि वो लोक अभियोजक को, न लोक अभियोजक अपने आप प्रस्तुत कर सकता है, लोक अभियोजक स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता कि दोष मुक्ति हुई और लाओ हम अपील प्रस्तुत कर दें। नो, लोक अभियोजक स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता, और जिला मजिस्ट्रेट प्रस्तुत कराएंगे तो लोक अभियोजक को निर्देश देंगे, ये नहीं वो कहते हैं बीएसए अपील प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि जिला आपूर्ति अधिकारी जाएंगे, ठीक है, बीएसए को साथ लेकर और अपील प्रस्तुत कर देंगे। दोनों तरफ उन्होंने ध्यान रखा है। अगर गलत दोष मुक्ति हुई है तो भले ही मजिस्ट्रेट ने की है, मामला छोटा हो, लेकिन संज्ञेय और अजमानती तो जिला मजिस्ट्रेट। और सबसेक्शन 1 का ही बी खंड, वहां राज्य सरकार, और राज्य सरकार बहुत बड़ी अथॉरिटी है, राज्य सरकार उसको मिल भी नहीं पाओगे, यानी चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री हेड है, लेकिन नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर तो चीफ सेक्रेटरी है, तो मुख्य सचिव से तो मिलना ही नहीं हो पाएगा। तो राज्य सरकार को यह हक दिया कि राज्य सरकार किसी भी मामले में, मामला कोई हो, अगर उसमें दोष मुक्ति हुई है तो राज्य सरकार को किसी भी मामले में अपील प्रस्तुत करने का हक है। यह हम दोहरा इसलिए रहे क्योंकि दोष मुक्ति से अपील काफी टेक्निकल है, सुनने में वो आसान लगती है लेकिन वो अपने में काफी टेक्निकल है, और 2 महीने बाद जब हम पूछेंगे तो इसमें से एक भी बात आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो राज्य सरकार किसी भी मामले में, और किसी भी मामले का मतलब ये हो गया कि ट्रायल भले ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास ने किया है और उसने 10 रुपया जुर्माना, ठीक है, लगाना चाहिए था और उसने 10 रुपया जुर्माना नहीं लगाया, मामला इतना सा है तो भी राज्य सरकार अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है, किंतु उन मामलों में नहीं जो खंड ए यानी 419(1)A में अपील प्रस्तुत करने पर निर्णीत हुए, उनमें नहीं। बाकी अगर सेशन कोर्ट में अभियुक्त दोषित होने की दशा में अपील प्रस्तुत, ठीक है, किया है उसने, यानी अभियुक्त नीचे दोष सिद्ध हो गया था और अभियुक्त ने अपनी दोष सिद्धि के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अपील प्रस्तुत की थी और अभियुक्त की अपील निर्णीत हुई, तो उस अपीलीय आदेश के विरुद्ध भी सेशन कोर्ट राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है। और अगर रिवीजन सुनते हुए किसी ऐसे न्यायालय ने जो उच्च न्यायालय से भिन्न है, जो उच्च न्यायालय नहीं है, कोई आदेश पारित किया है और उससे दोष मुक्ति हुई है तो अपील प्रस्तुत होगी। ये बात कल निकली थी और चूंकि दोष मुक्ति के विरुद्ध जो अपीलें हैं उनके विरुद्ध, ठीक है,
दोष मुक्ति के विरुद्ध जो अपील है वो प्रस्तुत करने का हक कहां है? 378 या 419, और वहां ओपनिंग वर्ड्स ही यही है, ठीक है, कि उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और उपधारा 3 और उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, और 3 कह रहा है कि उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन उच्च न्यायालय को कोई अपील उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी, ठीक है। और आपका जो 419 1 और 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां जो अपील प्रस्तुत करने का हक, वो अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा रहा है, वो कहां? उच्च न्यायालय में। इसका मतलब ही यह निकल आया कि अगर उच्च न्यायालय ने अपनी असाधारण दंडिक अधिकारिता में किसी मामले को सुना है और व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया, तो उसके विरुद्ध अपील बीएनएसएस में प्रोवाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि उच्च न्यायालय अपने आप में बड़ा सामर्थ्यकारी न्यायालय माना जाएगा, ठीक है। तो आपका और सबसेक्शन 2 वो केंद्रीय सरकार को यह अधिकार दे रहा था कि केंद्रीय सरकार उन मामलों में, जिन मामलों में अन्वेषण इस संहिता के अधीन नहीं किया गया किंतु किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन किया गया है जिसमें किसी अन्य एजेंसी को अन्वेषण करने के लिए अधिकृत यह किया गया है, तो अन्य एजेंसी ने अगर किया है और उसमें दोष मुक्ति हुई है, मजिस्ट्रेट ने की है, संज्ञेय और जमानती मामले में की है, तो जिला मजिस्ट्रेट, और आपका किसी अन्य मामले में, मामला कोई हो, उस पर जो है केंद्रीय सरकार वो अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। ये आपका 1 और 2 ये दोनों चीजें आई, और 3 में उसने कह दिया था उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन उच्च न्यायालय को कोई अपील उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी, चाहे स्टेट अपील प्रस्तुत कराई तो भी एक एडिशनल फिल्टर लगा हुआ है, यानी दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील बेहद कठिन हो रही है। एक तो सामान्य तौर से प्रस्तुत करने का हक किसी को नहीं, लोक अभियोजक सामान्य तौर पर उससे प्रस्तुत नहीं कर सकता जब उसे राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्देश दिया जाए तभी वो प्रस्तुत करेगा। और दूसरी बात निकल कर आ रही है कि निर्देश दे दिया तो भी आप प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो भी उच्च न्यायालय की परमिशन ये चाहिए, अदरवाइज दोष मुक्ति के आदेश से अपील नहीं होगी। चौथा क्या करा है? यदि दोष मुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया और उच्च न्यायालय परिवादी द्वारा उससे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर दोष मुक्ति के आदेश की अपील करने की विशेष इजाजत देता है, तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकता है। अब यहीं पर कल भी हमने कहा था कि एक अंतर्द्वंद खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहां परिवादी अगर अपील प्रस्तुत करना चाहता है परिवाद पर संस्थित किसी मामले में, तो उसे उच्च न्यायालय की परमिशन चाहिए। सीधे सीधे लिखा है कि उच्च न्यायालय से परमिशन मांगेगा, और यदि उच्च न्यायालय उसे परमिशन देता है तो वो उच्च न्यायालय में की इजाजत से अपील प्रस्तुत कर सकेगा। और उधर 2009 में आपने अमेंड कर दिया, और 2009 में अमेंड करके आपने एब्सोल्यूट राइट दे दिया 413 या 372 में, और यहां आपने यही रहने दिया। तो एक संदेह खड़ा होता है कि अब कौन सी प्रक्रिया फॉलो होगी। तो हमेशा अगर कुछ मना नहीं है तो कानून में वो सब कुछ किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गए आज की डेट पर कि आपका वो एब्सोल्यूट राइट जो 413 में है वो तो है ही है, ये और एडिशनल राइट हो गया कि आप चाहते हो उस न्यायालय में नहीं
जिस न्यायालय में सामान्यतः अगर मामले में दोष सिद्धि हुई होती तो अपील आती, उस न्यायालय में नहीं। आप चाहते हो उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत हो, आप परिवादी हो और आप ये चाहते हो आपके मामले की अपील उच्च न्यायालय में ही हो, तो आप 372 के प्रोसीजर का अवलंब मत लो, आप उच्च न्यायालय से परमिशन मांगो, और अगर वो परमिशन दे देंगे तो आप सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दो। यही अर्थान्वयन दोनों सेक्शंस को मिलाकर हो सकता है, अन्य कोई अर्थान्वयन करने को आप कर दें, लेकिन युक्ति संगत अन्य कोई अर्थान्वयन हो नहीं सकता, क्योंकि वहां एब्सोल्यूट है और यहां आपने कुछ अमेंड नहीं किया और माना यह जाएगा विधायिका सचेतन विधायन करती है। तो हम यह भी नहीं कह सकते सैद्धांतिक तौर पर कि विधायिका ने कोई भूल की है। हमें विधायिका ने जो कुछ दिया है उसके आधार पर ही चलना होगा। तो दोनों सेक्शंस का अर्थान्वयन अगर हम प्रॉपर करेंगे तो जैसे राज्य सरकार को किसी भी मामले में अपील प्रस्तुत करने का हक आ गया और जिला मजिस्ट्रेट को सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय और अजमानती मामलों में, वो भी तब जब मजिस्ट्रेट डिसाइड करे, तो दोष मुक्ति के आदेश से अपील प्रस्तुत करने का निर्देश लोक अभियोजक को देने का हक आया। ठीक इसी तरह हम ये मानकर चले कि अगर परिवाद के मामले में दोष मुक्ति हुई है तो परिवादी के पास उच्च न्यायालय जाने का विकल्प ये 419 सबसेक्शन 4 या 378 सबसेक्शन 4 इसके माध्यम से खुला हुआ है। वो अगर ये चाहता है कि उसके द्वारा परिवार पर संस्थित मामले में की गई दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय सुने, तो उसे 378(4) या 419(4) इसके मुताबिक ही चलना चाहिए। और अगर वो ये चाहता है कि उसके मामले में हुई दोष मुक्ति मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है या परिवार पर संस्थित है, इससे मतलब ही नहीं। अगर वो ये चाहता है, यानी उसकी हैसियत कंप्लेनेंट की है या इंफॉर्मेंट की, इससे मतलब नहीं। अगर वो ये चाहता है कि उसके द्वारा जिस मामले की शुरुआत की गई थी, चाहे परिवार के प्रारूप में और चाहे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले के प्रारूप में, उसमें हुई दोष मुक्ति, उसके विरुद्ध अपील होनी चाहिए। सुनवाई भले ही उच्च न्यायालय करे या कोई और करे, ठीक है, कोई और मीनिंग दे भाई, वो न्यायालय करे जिसमें यदि दोष सिद्धि हुई होती तो अभियुक्त अपील प्रस्तुत करता, तो वो 372 या 413 का अवलंब ले ले। इससे अलावा या इसके अतिरिक्त अन्य कोई युक्तिसंगत अर्थान्वयन दिखता नहीं, क्योंकि दोनों अर्थान्वयन, दोनों सेक्शंस मौजूद है, ठीक है ना। तो अब स्वीट विल परिवादी की है कि वो उच्च न्यायालय को सुनाना चाहता है अपनी अपील या सामान्य अपीलेट कोर्ट को। अगर दोष सिद्धि हुई होती तो जो अपीलेट कोर्ट होता उसे, अगर उच्च न्यायालय को सुनाना चाहते हैं, देन यू मस्ट सीक द लीव ऑफ द हाई कोर्ट, एंड इफ दे विल ग्रांट द लीव देन यू मे फाइल, अदरवाइज यू कांट। ठीक है, इसके अलावा कोई अर्थान्वयन ये संभव नहीं लगता। तो दोष मुक्ति ये सीरियस मैटर है, ये सामान्य स्थिति नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं ले सकते कि सामान्य तरीके से जैसे दोष मुक्ति होती है वैसे ले लिया जाए, वैसे नहीं लिया जा सकता। दोष सिद्धि से अपील अलग बात है। दोष सिद्धि से अपील आपका हक है
और दोष मुक्ति से अपील आपका हक नहीं है। ठीक है, वो उच्च न्यायालय की परमिशन से ही होगी, मामला कोई हो, ये आपने देखा है। और इसलिए उच्च दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील ये बेहद तकनीकी है, टेक्निकल है। अगर इसमें ऑप्शन बनाए जाए तो आप 100% गलत करके आएंगे। 100% तो कोई भी बात नहीं होती। 100% का मतलब ही ये होता है, जब 100% कहा जाता है कि बहुत संभावना इस बात की होगी कि आप गलत ही करेंगे। हमने कल भी कहा था कि जरा अपने दिलों पर हाथ रखिए, और आपसे कोई ये कहे कि राज्य सरकार ने लोक अभियोजक को निर्देश दिया है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इसके द्वारा किए गए 10 रुपए के जुर्माने के आदेश, ठीक है, इसके द्वारा 10 रुपए का जुर्माना जिस मामले में लगाया जा सकता था उसमें दोष मुक्ति की गई है, और अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश राज्य सरकार ने लोक अभियोजक को दिया है। क्या राज्य सरकार का निर्देश सही है? तो आप तुरंत ही उत्तर दे देंगे गलत है, और क्योंकि एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। 419 सबसेक्शन 2 या 378 सबसेक्शन 2 कह रहे हैं आपका 1B राज्य सरकार को यह हक दे रहा है कि वो किसी भी मामले में बस क्या करना है, सबसेक्शन 3 के उपबंधों के अधीन रहना है। और जहां तक परिवादी का मामला है, परिवाद पर संबंधित मुकदमे का मामला है, वहां तो और भी तकनीकी हो जाता है, और भी टेक्निकल हो जाता है, वो आप देख ही रहे लगातार। तो क्या कह रहा है आपका सबसेक्शन 4, अच्छा, परिवादी दोष मुक्त वाले मामले में अगर उच्च न्यायालय में अपील चाहता है तो उसे सबसेक्शन 4 का अनुपालन करना चाहिए। यही अर्थान्वयन संभव है आज की डेट पर, और कोई अर्थान्वयन इसका संभव है नहीं, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं एक साथ रखी हुई हैं। न तो इसमें कोई बदलाव हुआ और न वहां कोई बदलाव हुआ। तो और सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यही एकमात्र तरीका है, और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? क्योंकि क्या कहा, 3 और 5 के अध्ययन, तो 3 तो आ गया स्टेट के लिए, और 4 में कंप्लेनेंट को हक दिया उस मामले में जिसमें उसने कंप्लेंट फाइल की थी, कि अगर आप उच्च न्यायालय वहां जाना चाहते हैं अपील में तो आप परमिशन लीजिए। और सबसेक्शन 5 इसी कंप्लेनेंट के लिए आएगी, क्योंकि राज्य सरकार के लिए 3 हो गई और कंप्लेनेंट के लिए 5 हो गई। राज्य सरकार को अपील प्रस्तुत करने का हक कहां आया? 1 में केंद्र सरकार को कहां आया? 2 में, 3 दोनों के लिए आ गई। 4 में कंप्लेंट की दशा में कंप्लेनेंट का हक, 5 में कंप्लेनेंट पर प्रतिबंध, वो जो राज्य सरकार पर 3 में लगा है, केंद्र सरकार पर 3 में लगा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि बेर याद नहीं, इसका मतलब सिर्फ एक है कि कानून आपकी समझ में आया ही नहीं, क्योंकि कानून समझ में आए और बेर याद ना हो, यह असंभव है। आपके सामने ही जितना हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ही पढ़ते हैं, और 301 से लेकर 305 तक के प्रोविजन हमें याद है नहीं है, और वो हमने याद नहीं किए। आप सिर्फ समझेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मैं 301 कह ही रहा था, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आबाद रहेगी। आप उसको समझेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर है। 302 कह रहा था पार्लियामेंट लोकहित में उपरोक्त स्वतंत्रताओं पर ठीक है, युक्ति संगत नहीं है, निर्बंधन लोकहित में अधिरोपित कर सकेंगे। 303 सबसेक्शन 1 आ रहा था, वो कह रहा था कि चाहे केंद्रीय विधायिका हो चाहे राज्यों के विधानमंडल हो,
वो इस प्रकार का कोई अधिनियमन नहीं कर पाएंगे जिससे एक राज्य दूसरे राज्य पर वरीयता प्राप्त करे या उनके बीच कोई विभेद ये पैदा हो। ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे वो। 303 सबसेक्शन 2 कह रहा था अगर केंद्रीय विधायिका डिक्लेयर करे किसी कानून में कि वो उस कानून का निर्माण भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में वस्तुओं की उपलब्धता इसे सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं तो कर पाएंगे। 304 ए और बी आ गया था। ए का संबंध राज्यों के विधानमंडल द्वारा टैक्स लगाने से था, किंतु इस प्रकार नहीं लगा सकते कि जो आयात हो रहा है अन्य स्टेट से और जो उनके यहां उसी प्रकार का माल उत्पादित हो रहा इसके बीच कोई विभेद ये पैदा हो। 304 बी था वो राज्यों को लोकहित में युक्ति संगत निर्बंधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लगाने की अनुमति ये दे रहा था। तो आप अगर कानून आपको समझ में आया है तो बेयर ऐसे ही याद होगा और आया नहीं तो फिर आप खूब सिर मारो, वो याद होने वाला नहीं है। तो 419 सबसेक्शन 1 ए और बी 2 सेक्शन आ गए, वो राज्य सरकार से संबंध रखते हैं। 419 सबसेक्शन 2 वो केंद्र सरकार से संबंधित है। दोनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 कंप्लेनेंट को हक उच्च न्यायालय जाने का 4 में मिला और कंप्लेनेंट केस ठीक है हक को सीमित करने वाला प्रोविजन 5 में जैसा कि 3 में है। ठीक है, और 3 और 5 के बीच भी फर्क आएगा क्योंकि कंप्लेनेंट प्राइवेट पार्टी है और सरकार प्राइवेट पार्टी नहीं है। सरकार को आप उस ठीक है उस धरातल पर नहीं खड़ा कर सकते जिस धरातल पर प्राइवेट पार्टी खड़ी होती है, क्योंकि सरकार की किसी से कोई लड़ाई ये नहीं है। इसलिए सरकार को जो हक मिलता है वो ज्यादा रिफाइंड होता है और जो व्यक्ति को हक मिलता है वो थोड़ा कम प्रभावकारी होता है। आप देखेंगे जब हम लोग लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे, सरकारी धन की रिकवरी है तो वो 50 या 60 बरस तक, ठीक है, या तो 50 या 60 मुझे याद नहीं है इसमें कंफर्म, उतने सालों तक हो सकती है। और आपके धन की बाबत रिकवरी का मुकदमा आना है तो लिमिटेशन 3 साल है। ठीक है, आपको अपना मकान खाली कराना है जो आपने पट्टे पर दिया है तो नोटिस जो आपको देना है टीपीए धारा 106 बताएगी नोटिस कितनी अवधि का होना चाहिए। वर्षानुवर्षीय तो 6 महीने है और मासानुमासी है तो 15 दिन। और अगर सरकार की प्रीमिसेस है तो 3 दिन का नोटिस, बस उसके बाद तुरंत खाली। तो सरकार अलग स्थिति में रहती है। तो आप 3 और 5 इसमें भी फर्क देखेंगे। 5 देखें क्या कह रहा है, दोष मुक्ति के आदेश से अपील की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा उस दशा में जिसमें परिवादी लोक सेवक है उस दोष मुक्ति के आदेश की तारीख से संगणित 6 मास की समाप्ति के पश्चात और प्रत्येक अन्य दशा में ऐसे संगणित 60 दिन के समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। अपील नहीं, अपील नहीं। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा था कि मामला अगर परिवाद पर संस्थित है तो परिवादी को उच्च न्यायालय में अपील करने का हक होगा, किंतु इसके लिए उसे उच्च न्यायालय की इजाजत ये लेनी पड़ेगी। तो अभी आप अपील प्रस्तुत नहीं करेंगे। सबसेक्शन 5 वो टाइम बता रहा है जिसमें अपील प्रस्तुत करने के लिए आवेदन ये आप प्रस्तुत करोगे। यानी अगर आप परिवादी हैं तो आप लोक सेवक हैं, लोक सेवक के नाते आपने परिवाद किया है
या अ प्राइवेट पार्टी, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप परिवादी हैं और अपील प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो भी उच्च न्यायालय में, परिवार पर हुई दोष मुक्ति के विरुद्ध, तो आपको विशेष इजाजत चाहिए उच्च न्यायालय की। और उस इजाजत के लिए आपको आवेदन कितने दिनों में करना है? अगर आप लोक सेवक हैं तो 60 दिन, और प्राइवेट पार्टी है तो 30 दिन। और इस अवधियों की संगणना कब तक की जाएगी? दोष मुक्ति के आदेश होने के दिनांक से। उससे 60 दिन या 30 दिन में आप विशेष इजाजत के लिए आवेदन करिए। अब यहां से एक बात और निकल आती है, सबसेक्शन 3 में क्या कहा है कि राज्य सरकार अगर दोष मुक्ति के विरुद्ध या केंद्र सरकार कोई किसी दोष मुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करती है, तो ऐसी अपील उच्च न्यायालय के आदेश के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी। यानी अपील, मेमो ऑफ अपील, यह ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उच्च न्यायालय आदेश न दे दे। ग्रहण कब माना जाएगा? जब न्यायालय का आदेश आ जाए। कोई भी चीज ग्रहण कब मानी जाती है? जब न्यायालय का आदेश आ जाता है कि यह इस रूप में दर्ज हो और सुनवाई के लिए इतने दिनांक को पेश हो। ठीक है ना? इसका मतलब मेमो प्रेजेंट तो किया जा सकता है, लेकिन जब उच्च न्यायालय दे देगा अनुमति, तो वो अपील के तौर पर ग्रहण हुई कही जाएगी। लेकिन मामला परिवाद पर है, अगर परिवाद पर है, कहने का मतलब यह है कि अगर परिवाद पर हुई दोष मुक्ति का है मामला, तो सबसेक्शन 5 क्या कह रहा कि आप अपील प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करेंगे, अपील प्रस्तुत नहीं करेंगे, मेमो ऑफ अपील नहीं देंगे, आवेदन करेंगे, वहां मेमो ऑफ अपील देंगे। ये 3 और 5 का फर्क है। यहां आप आवेदन देंगे और जब वो आवेदन स्वीकार हो जाएगा, देन आप मेमो ऑफ अपील देंगे। तो बहुत अंतर आ गया। और आपसे जब पूछा जाता है प्री में, तो दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील ही पूछी जाती है, और आपका 100 में 99 मामलों में अगर सीधे सीधे ये नहीं पूछ दिया कि दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील किस सेक्शन में है, तब बात अलग है। सेक्शन ही सीधे पूछ दिया तो बात अलग है। अंदर कुछ भी पूछा है तो 99 मामलों में आपका उत्तर गलत होता है, क्योंकि वो काफी टेक्निकल, ठीक है, उसमें वाकई काफी कठिनाई है उसको समझने में। अब सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है यदि किसी मामले में, अच्छा एक चीज और समझ लें, परिवादी, लोक सेवक या सामान्य व्यक्ति, वो ये चाहता है कि उसकी अपील उच्च न्यायालय द्वारा सुनी जाए, तो उसे यह हक कहां मिला? सबसेक्शन 4 में, 419 सबसेक्शन 4 में। इसको इंजॉय करने के लिए उसे क्या करना है? सबसेक्शन 5 में उच्च न्यायालय की विशेष अनुमति प्राप्त करनी है, और वो अनुमति प्राप्त करने के लिए लोक सेवक होने की दशा में उसके पास 60 दिन है, और सामान्य व्यक्ति होने की दशा में उसके पास कितने दिन है? 30 दिन। और परिवादी इस बात से संतुष्ट है कि उसके द्वारा जो परिवाद प्रस्तुत किया गया था उस पर दोष मुक्ति हुई है, किंतु उसकी अपील उस न्यायालय द्वारा सुन ली जाए जिस न्यायालय में अपील हुई होती। यदि अभियुक्त की दोष सिद्धि हुई होती तो वो 372 या 413 में अपील प्रस्तुत कर ले, ठीक है। लेकिन इससे राज्य सरकार की शक्ति पर कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि 419 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है राज्य सरकार किसी भी मामले में, इसका मतलब यह हो गया कि अगर परिवादी ने अपील प्रस्तुत की
चाहे 413 यानी 372 में, और चाहे 378(4) या 419 सब सेक्शन 4 में, तो आप ये नहीं कहेंगे कि अब राज्य सरकार अपील प्रस्तुत नहीं कर सकती। ठीक है ना? राज्य सरकार फिर भी ये निर्देश दे सकती है कि इस मामले में अपील प्रस्तुत की जाए। राज्य सरकार के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव ये इस सबसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पहली बात बताई गई थी कि कानून में जिसका जो हक है वो हक उसे मिलेगा। अगर कानून स्वयं मना ना करे, या तो कानून खुद लिखे कि अगर परिवादी ने अपील प्रस्तुत कर दी तो परिवाद वाले मामलों में अपील प्रस्तुत करने का राज्य सरकार को कोई हक नहीं होगा। ऐसा तो लिखा नहीं। जो लिखा है वो क्या लिखा है कि राज्य सरकार उसे किसी भी मामले में अपील प्रस्तुत करने का हक होगा। तो जब किसी भी मामले में उसे अपील प्रस्तुत करने का हक होगा, तो अगर लोक सेवक ने या अन्य परिवादी ने 372 या 378 कहीं भी अपील प्रस्तुत कर दी है, तो राज्य सरकार की सेहत पर इससे क्या असर पड़ा? राज्य सरकार तो तब भी अपील प्रस्तुत कर सकती है, ठीक है, दोष मुक्ति के विरुद्ध। तो ये आपका एक चीज और है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगली बात कह रहा है सबसेक्शन 6 में, कहता यदि किसी मामले में दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन नामंजूर किया जाता है, तो उस दोष मुक्ति के आदेश से उपधारा 1 के अधीन या उपधारा 2 के अधीन कोई अपील नहीं होगी। यह बात और मेरी बात को पुष्ट कर रही है। हमने कहा अभी कि राज्य सरकार को किसी भी मामले में अपील प्रस्तुत करने का हक है। भले ही परिवादी ने परिवाद पर हुई दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर दी है या अपील प्रस्तुत करने के लिए आवेदन कर दिया है और आवेदन स्वीकृत होने पर अपील प्रस्तुत कर दी है, तो भी राज्य सरकार का यह हक निष्फल नहीं होगा। तब भी राज्य सरकार अपील प्रस्तुत कर सकेगी। ठीक है ना? मेरी इस बात को समर्थन मिलता है किससे? 419 सबसेक्शन 6 से। अगर ऐसा ना होता तो 419 उपधारा 6 में यह लिखा नहीं होता कि अगर परिवादी ने विशेष इजाजत मांगी और विशेष इजाजत रिफ्यूज हो गई तो परिवादी अपील नहीं कर सकता। ठीक है ना? उस दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध। और जब नहीं कर सकता, अब राज्य सरकार भी नहीं कर सकती। ठीक है? अब राज्य सरकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय के विशेष आदेश से ही होगी। और उच्च न्यायालय ने कम से कम इसलिए विशेष इजाजत के आवेदन को निरस्त नहीं किया होगा कि उसके पास इजाजत मांगने परिवादी आया है, राज्य सरकार नहीं। उसने निश्चित उस मामले को अपील योग्य नहीं पाया होगा, इसीलिए उसने रिजेक्ट किया। तो अगर आप यानी राज्य सरकार अब अपील प्रस्तुत कराएगी तो भी उसे सबसेक्शन 3 में अनुमति तो मांगनी ही होगी। और जब आप अनुमति मांगने जाएंगे तो आपके साथ भी तो वही व्यवहार होगा। तो ये दोहरकम करने से क्या लाभ होगा? इसलिए उपधारा 6 में यह लिखा है कि अगर विशेष इजाजत मांगी गई दोष मुक्ति के विरुद्ध आदेश अपील करने के लिए और वो आवेदन रिजेक्ट हो गया, तो फिर राज्य सरकार उपधारा 1 या उपधारा 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी उस आदेश से अपील करने के लिए कोई ठीक है आवेदन ये नहीं करेंगे।
फिर नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे 378 या 419, ये धारा आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है, और आप इसे जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ये कठिन होती है। और हमने आपसे बहुत पहले कहा था कि कानून एक ऐसा ही विषय है, ये बड़ा मैजिकल चीज है, इसे बिल्कुल मत पढ़िए, तो आपको लगेगा हमें सब कुछ आता है, और अगर इसे पढ़ना शुरू किया तो पता लगता है हमें कुछ नहीं आता। यही स्थिति आपके एलएलबी के एग्जाम में होती है। अगर आपको कानून आता है तो एक कॉपी भी भरनी मुश्किल हो जाएगी, और नहीं आता तो 4 भरेंगे, क्योंकि फिर तो कुछ भी लिखो बैठ के। पूछी गई राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति की शक्तियां वैसे तो उसकी विधायी है, और विधायी शक्तियों में सिर्फ अध्यादेश ही तो जारी करेगा, और क्या है उसके पास। दूसरी उसकी कार्यपालिकी है, तो कार्यपालिकी शक्तियों का उपयोग या तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से, और या स्वयं ये करेगा। उसकी न्यायिक शक्तियां 3 ही तो हैं, और न्यायिक शक्तियां अनुच्छेद 72, क्षमादान आदि की। कितना लिखेंगे इसमें, और अगर पता ही नहीं है राष्ट्रपति की शक्तियां, फिर तो आप जो बता रहे हो वही है ना राष्ट्रपति की शक्तियां, और आपकी बुद्धि अनंत है, चाहे जो कुछ बताओ। तो एलएलबी में अगर आपको कुछ नहीं आता तो कॉपी भरेंगी 4, और अगर आता है तो कॉपी एक भी भरनी मुश्किल होगी। इसलिए हम तो जब तक पढ़ाते रहे, जैसे किसी ने बताया कि दूसरी कॉपी चाहिए, हम समझ लेते थे कि इन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर आता है तो दूसरी कॉपी की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। कैसे हो गई हमें बताओ, क्या लिख रहे हो, जो है उसके लिए है, दूसरी कॉपी की जरूरत नहीं, और तो पढ़ रही, इसका मतलब ही कम से कम वो नहीं लिख रहे हो जो है। तो कानून कठिन है, अगर आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो। और दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील, यह वाकई कठिन है। आगे देखें, कहता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, 134 पढ़ रहे थे, तो आपसे कहा गया था कि जो उच्चतम न्यायालय का क्रिमिनल अपीलेट जुडिक्शन है, उसको संसद ने विधि द्वारा बढ़ाया है। और जब वो क्रिमिनल अपीलेट जुडिक्शन उनका बढ़ाया गया था, तभी ये सेक्शन जुड़ा था 379, जो अब 420 के रूप में हमारे सामने है। और ये सेक्शन उच्चतम न्यायालय में अपील का हक दे रहा है, लेकिन कुछ मामलों में कानून का एक एक शब्द पढ़ा जाता है, कहता कुछ मामलों में। इसका मतलब उच्चतम न्यायालय में सामान्य तौर पर दांडिक अपील प्रस्तुत करने का आपको कोई हक नहीं है। इसका मतलब ही यह निकला कि उच्चतम न्यायालय सामान्य दांडिक अपील का न्यायालय नहीं है। ठीक है, उसने कहा कुछ मामलों में, और अब तक अपील कहां जा रही, उच्च न्यायालय, और वो भी दोष सिद्धि उससे तो अधिकार के रूप में जा रही है। और अगर मामला दोष मुक्ति का है तो उच्च न्यायालय में भी सामान्य तौर पर अपील नहीं जा रही है। दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की विशेष इजाजत ये चाहिए, तभी हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही। ठीक है, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो वहां तो अपील जा ही नहीं रही है।
और जाएगी तो सिर्फ कुछ मामलों में। और ये वो चीजें हैं जो आपको पता रखनी चाहिए और किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कचहरी सहित कहीं भी आप ये बातें बताओगे तो आपकी बात 100% ठीक होगी, उसके बाद भी आप बेवकूफ बताए जाओगे। क्योंकि वही बात वही है ना कि एक राजा के यहां एक कुआं था और कुएं का पानी जो पिएगा पागल हो जाएगा। राजा ही का कुआं अलग था, बाकी सबका एक ही कुआं था, सबने पी लिया, सब पागल हो गए। अब वो राजा पर सवार हो गए कि राजा पागल है, और बहुमत का जमाना है, जब सब पागल ही है तो फिर क्या। राजा ने मंत्री से पूछा आप क्या करें, बोले आप भी पी लो, अब क्या है, अब क्या किया जाए। और जब उसने भी पी लिया, वो भी पागल हो गया, तो बोले अब ठीक हो गया। तो इसलिए किसी को यह बताने की जरूरत नहीं, कहीं कहिए ही मत। सुप्रीम कोर्ट दांडिक अपील का न्यायालय नहीं है सामान्य तौर पर। उच्च न्यायालय केवल यहीं तक अपीलें होंगी सामान्य मामलों में। सुप्रीम कोर्ट आप अपील में जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स हैं, वो दांडिक अपील नहीं है। क्रिमिनल अपील बात अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील बात अलग है। उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय है, वो मुकदमों का विचारण वैसे ही कर सकते हैं जैसे यहां चल रहा है। लेकिन ये कुछ भी कहने की आपको कहीं कोई जरूरत नहीं है। 379 कहता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील, कुछ मामलों में, और दोष सिद्धि कौन कर रहा, उच्च न्यायालय। दोष सिद्धि किसके, उच्च न्यायालय की। और कुछ मामलों में यानी अगर दोष सिद्धि उच्च न्यायालय की भी है तो भी हर मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं होगी। इससे यह भी तो मतलब निकल रहा है, हमने कहा ना कानून दोनों तरह से पढ़ा जाएगा, जो लिखा है वो भी और जो नहीं लिखा है वो भी। जब वो कहता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने की दशा में उच्चतम न्यायालय को अपील, इसका मतलब यहां यह भी लिखा है कि भले ही उच्च न्यायालय ने भी दोष सिद्ध किए तो भी हर मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं होगी, क्योंकि उच्च न्यायालय इतना छोटा न्यायालय नहीं है कि उसके हर आदेश से अपील उच्चतम न्यायालय में पहुंचे। और आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताया गया तो खूब कहा गया कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है। यह भी आप कहीं नहीं कहेंगे, क्योंकि यह भी एकदम ठीक है और मानेगा आपकी कोई नहीं, ठीक है, इसलिए इसे भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी जब सावरकर के मामले में पीठ सुनवाई कर रही थी और राहुल गांधी के वकील साहब को डांटा था, तो क्या कहा था उन्होंने, उन शब्दों को आप पढ़िए, या अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि यूं तो गांधी जी भी जब गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखते थे तो लिखते थे आपका निष्ठावान सेवक। तो क्या ये माने कि गांधी जी गवर्नर जनरल के नौकर हैं, ये नौकर थे ये कहें, ये तो नहीं कहा जाएगा, ये तो व्यक्ति के बोलने का तरीका है। और अगली बात जो कही वो ये कही कि ऐसे तो उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश हमारे लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या वे मेरे अधीनस्थ हैं। इसका मतलब ये है कि क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनके अधीनस्थ नहीं है, ठीक है, यही कह रहा है। लेकिन ये कहीं कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी कोई नहीं मानेगा।
और हंसेंगे ऊपर से, और जबकि हंसने लायक उनकी स्थिति है। ठीक है, तो इसे कहने की मानने की कोई मतलब मानिए, कहने की जरूरत नहीं। तो उच्च न्यायालय हर मामले में जिसमें दोष सिद्ध करे उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं होगी। क्या कहता है, यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया, यानी 419 में दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील गई नीचे से, इसका मतलब क्या हुआ, दोष मुक्ति, और नीचे हुई दोष मुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील गई, और उच्च न्यायालय में जो निर्णय आया उसमें दोष मुक्ति का आदेश उलट दिया गया, और जो सजा मिली वो क्या मिली, मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष अथवा अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया गया है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। हाईकोर्ट में अपील, ये तो अगर राज्य सरकार आदेश दे देगी या केंद्र सरकार आदेश दे देगी तो 10 रुपए जुर्माने वाले मामले में भी हो जाएगी। ठीक है, अपील तो उच्च न्यायालय में राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा आदेश दिए जाने की दशा में कोई मामला हो, कोई मामला उसमें दोष मुक्ति हुई हो, इवन अपीलीय आदेश, अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर भी हो, और अगर उसमें दोष मुक्ति है, सजा कितनी कम कितनी ज्यादा उसमें हो सकती थी, इससे तो लेना ही देना नहीं। उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है, और अगर उच्च न्यायालय में अपील हुई और दोष मुक्ति का आदेश उलट, ठीक है, पलट गया, तो यह भी तो हो सकता है कि जिस आदेश को उच्च न्यायालय ने पलटा उसमें सजा 1 महीने ही हो सकती हो, 2 ही दिन हो सकती हो, ठीक है, आजीवन कारावास तक हो सकती हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने 2 ही साल दी हो। ठीक है, ऐसी दशाओं में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी। ठीक है ना, क्यों हो जाएगी, उच्चतम न्यायालय उनका अधीनस्थ नहीं है, उच्च न्यायालय उनका अधीनस्थ नहीं है। केवल उस दशा में जब नीचे दोष मुक्ति थी, अब चूंकि नीचे दोष मुक्ति थी, और हमने पहले भी कहा कि यह महत्वपूर्ण मामला है नीचे दोष मुक्ति का होना, क्योंकि अभियुक्त पहले दिन से कह रहा था कि वो निर्दोष है, और उसकी बात प्रमाणित हुई जब दोष मुक्ति हुई। ये ठीक है कि वो आदेश गलत भी हो सकता है, लेकिन अभियुक्त की बात प्रमाणित हुई है, हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते। और फिर मामला वहां गया उच्च न्यायालय, और आपने न सिर्फ उस आदेश को पलटा बल्कि मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कारावास या उससे अधिक ये दे दिया। तो मामला सीरियस है। आखिर जिस लोअर कोर्ट ने सजा की थी वो भी कोई अभियुक्त का दुश्मन या अभियोजन का दोस्त ये तो नहीं था। उसने गलत किया ये तो नहीं कह सकते, उसने तो दोष मुक्त किया, दोष मुक्ति की अपील गई, आपने अपील की इजाजत दी, सुनी, और उसके बाद डिसीजन ये है। इन मामलों में चूंकि भले ही उच्च न्यायालय की बात ठीक हो, लेकिन समाज में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास इसे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक अपील मिलनी चाहिए। तो ये विशेष मामले हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय को अपील जाएगी, अन्यथा सामान्य स्थिति यह है कि दोष मुक्ति की दशा में उच्चतम न्यायालय को अपील नहीं जाएगी। वो क्रिमिनल अपील का न्यायालय नहीं है। ठीक है, तो आपका ये अब कहता है कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार।
ये 380 थी पिछली। कहता इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, यानी ओवरराइडिंग इफेक्ट इस सेक्शन का आया। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए आपको अपील का हक है, नहीं है, आपने संस्वीकृत, क्या हुआ पता नहीं, छोटे मामले में आप दोषित हो गए, संस्वीकृत पर अपील है, जो भी है, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए, और किसी बात के होते हुए मतलब किसी बात के होते हुए, कहता है इस अध्याय में किसी बात के होते हुए जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दोष सिद्ध किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीलनीय निर्णय या आदेश पारित किया गया है, तब ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील का अधिकार होगा। एक से अधिक व्यक्ति विचारित हो रहे थे, दो ने संस्वीकृति कर ली, दो ने कन्फेस कर लिया और उनकी दोषसिद्धि कन्फेशन पर हो गई, और कन्फेशन पर दोषसिद्धि हुई तो आपको मालूम है अपील सामान्यतः नहीं होगी, और होगी तो सेंटेंस इसके विस्तार पर और इसकी वैधानिकता पर, इसके अलावा नहीं होगी। लेकिन अन्य लोग जो उनके साथ विचारित हो रहे थे, उन्होंने संस्वीकृति पर, ठीक है, न संस्वीकृति की और न उन्हें संस्वीकृति पर दोष सिद्ध किया गया, दोनों बातें नहीं, और वो दोष सिद्ध हो गए तो उन्हें 374 या 415 बीएनएसएस इसके मुताबिक अपील का सामान्य हक मिल जाएगा। तो जिन्होंने कन्फेशन किया था, ये जिनके विरुद्ध छोटे मामले में दोष सिद्धि हुई, अर्थात उच्च न्यायालय था और 3 महीने और 1000 रुपए जुर्माना, सेशन कोर्ट था 3 महीने और 200 रुपए जुर्माना, ये सब पारित किया गया, उन्हें भी, जहां सामान्य तौर पर उन्हें अपील नहीं थी, उन्हें भी अपील का वैसा ही अधिकार मिल जाएगा जैसा अन्य लोगों को मिला। क्यों? क्योंकि मामले की अपील होती है और मामला ही कमिट होता है। ठीक है, तो ये आपका यहां तक हुआ। अब बात आएगी अपीलें कैसे सुनी जाएंगी, यानी ये इंस्टीट्यूशन ऑफ द अपील हुआ, अपील का संस्थित होना। और अब हम लोग बात करेंगे आगे किस पर? अपील की हियरिंग, सुनवाई। ठीक है, तो उसकी बात कल करेंगे।